जैसा कि मैंने बताया था कि यूपी पुलिस के लिए और सभी एग्ज़ाम के लिए टॉप 100 क्वेश्चन का एक वीडियो आएगा। तो ये रहा वो वीडियो। पूरे 100 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, एक एक प्रश्न की व्याख्या नोट करते जाओ। सब अच्छे प्रश्न हैं, ठीक भैया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर पहला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897, ये सही है। और इसकी स्थापना विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने कहाँ की थी? कलकत्ता के बेलूर मठ में। कलकत्ता के बेलूर मठ में। ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। आर्य समाज की स्थापना 1875 में, ये भी सही है। और इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। मुंबई में किसने की? दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी और इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले ने, ठीक, ये भी सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1865 में नहीं, 1867 में होती है और इसकी स्थापना कौन करता है? आत्माराम पांडुरंग करते हैं। तो प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग, सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले, आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती मुंबई में करते हैं, रामकृष्ण मिशन 1897 विवेकानंद कलकत्ता के बेलूर मठ में करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? सबसे पहले समझें कि मुक्ति दिवस क्या होता है, फिर इसका आंसर देखेंगे। देखिए, ऐसा होता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो अंग्रेज क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि उस समय पार्टी थी सबसे ज़्यादा चर्चा में जिसका नाम था कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी से बिना पूछे ये कह देते हैं कि सारे भारतीय मेरे साथ हैं और हम दूसरे विश्व युद्ध में लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी कहती कि आपने हमसे पूछा भी नहीं और आपने हमको युद्ध में शामिल कर लिया, हमको मरवाने के लिए तैयार हो गए। तो कांग्रेस क्या करती है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से अपना इस्तीफा दे देती है। क्या करती है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से इस्तीफा देती है कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, आपने हमसे कोई राय नहीं ली। बाद में क्या होता है, इसी तिथि को मुस्लिम लीग क्या करता है, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है कि अब हमें मुक्ति मिल गई इन सबसे, ठीक। आगे सुनिए, 16 अगस्त 1946 एक डायरेक्ट एक्शन डे है। डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे को बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और इस दिन क्या हुआ था, मुस्लिम लीग ने बंटवारे को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था और पूरे भारत में बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे। इसमें 4000 के करीब लोग मारे गए थे और ये डायरेक्ट एक्शन डे भारतीय इतिहास में काला दिन है। शांत रहो। क्वेश्चन नंबर 3, द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे कहते हैं? बताइए। द्वैध शासन को सबसे पहले समझते हैं। द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। कैसे मैं बताऊं दोहरा शासन? जैसे मान लीजिए अपने यहाँ एक राज्य सरकार है और राज्य सरकार के ऊपर कौन रहता है? केंद्र सरकार होती है। राज्य सरकार के ऊपर कौन है? केंद्र सरकार। तो भाई दोनों मिलकर काम करते हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन काम करती, इसी को बोलते हैं द्वैध शासन या दोहरा शासन। और दोहरा शासन के जनक जो थे वो लियोनल कॉर्टिस थे। कौन थे? लियोनल कॉर्टिस। यानी केंद्र का प्रांतों पर अधिकार रहना ही दोहरा शासन है। डुप्ले के बारे में क्वेश्चन ये है कि फ्रांसीसी गवर्नर था। अरे भगवान, फ्रांसीसी गवर्नर था और इसी ने सबसे पहले सहायक संधि की थी। सर्वप्रथम सहायक संधि की थी, अब आधे लोग कहेंगे सहायक संधि का जनक बेलेजली को कहा जाता है, लेकिन भैया बेलेजली से पहले सहायक संधि जो थी वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी। द्वैध शासन का जनक कॉर्टिस है। प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 3।
प्याज का लाल रंग बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, प्याज का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, एंथोसाइनिन, ठीक। और प्याज में गंध किसके कारण होती है? सल्फर के कारण होती है, प्याज हो चाहे लहसुन हो, ठीक। इसी वजह से याद रखना कि जो प्याज और लहसुन की खेती होती है उसमें सल्फर डाली जाती है। लाइकोपिन, टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, और प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर है 5, जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? अब त्रिक बिंदु ताप क्या होता है पहले इसको समझो। त्रिक बिंदु ताप ऐसे बोलते हैं ऐसा तापमान जिस पर किसी पदार्थ की, धीमे बोलो भाई, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाएं, ऐसा तापमान जिस पर किसी पदार्थ की ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं संतुलन में रहें। किस में रहें? संतुलन में रहें, उसे हम त्रिक बिंदु कहते हैं। और जल का त्रिक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं संतुलन में रहें। अब बात करते हैं 0 केल्विन। 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं, परम शून्य ताप। और 0 केल्विन बराबर होता है -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप उसको कहते हैं जिस तापमान पर किसी द्रव के अणुओं की गति बिल्कुल मंद या बंद पड़ जाती है, उसको परम शून्य ताप 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, ठीक। मंद पड़ने का मतलब है कि कोई द्रव जो है उसके अणु फिर गति नहीं करेंगे, इतना माइनस में चला जाता है। या ऐसे समझ लें इससे ज़्यादा माइनस में तापमान नहीं हो सकता, -273 से। क्वेश्चन नंबर 6, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या महसूस होता है? व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, या व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है या कम प्रतीत होता है? तो चलो समझें। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, ध्यान से समझना, तो गुरुत्वाकर्षण बल आपको नीचे की ओर खींचेगा। अब आप जा रहे ऊपर और गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ काम कर रहा है? नीचे, तो आपको अपना भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। लेकिन जब लिफ्ट नीचे आएगी और गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की ओर खींचेगा तो बहुत स्पीड से आएंगे, तो आपको अपना भार जो है वो कम महसूस होगा, उसमें कमी महसूस होगी। तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ऑप्शन नंबर बी। और नीचे जाएगी तो कम। क्वेश्चन नंबर 7, कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या चीज नहीं बदलती है? यानी जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कौन सी चीज नहीं बदलती है? क्वेश्चन नंबर है 7। सबसे पहले अपवर्तन समझें। अपवर्तन क्या होता है? देखिए, जब प्रकाश की कोई एक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, या ऐसे कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश जो है सीधा ना चलकर थोड़ा तिरछा हो जाता है, सीधा ना चलकर थोड़ा तिरछा हो जाता है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। समझ में आया? अब विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तेज होगी क्योंकि माध्यम बिल्कुल साफ है। सघन माध्यम जैसे कोयला है, पानी है, मिट्टी का तेल है, इसमें चाल कैसी होगी? धीमी होगी। और जब धीमी होगी तो किरण सीधी नहीं जाएगी, थोड़ा तिरछा हो जाएगी। तो क्या नहीं बदलता है? देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की चाल तो बदल ही जाएगी, ठीक भाई। पहले हम खुले में चलें फिर भीड़ में चलें। प्रकाश की तीव्रता भी बदल जाएगी, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भी बदल जाएगा, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति क्या होती है? ऐसे समझ लीजिए कि कोई कण या तरंग 1 सेकेंड में जितने चक्कर लगाती है उसको हम आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हमें सोडियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग अलग करना है, तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है? ऐसी विधि जिसमें कोई ठोस
सीधा द्रव में ना बदलकर कायम बदल जाए, सीधा गैस में बदल जाता है, वह विधि ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर, अब कपूर को अब आप जलाएंगे तो वो गैस द्रव में नहीं बदलेगा, वो सीधा गैस बनकर उड़ जाता है। ठीक भाई, तो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के अगर मिश्रण को अलग करना है तो आपको ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ऊर्ध्वपातन विधि का मतलब होता है ठोस सीधा गैस में बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कपूर। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित का मिलान करो। कॉपर सल्फेट, अब एक एक करके समझेंगे। पेंसिलिन, यूरिया, मैलाथियान। बताइए भैया, मैं बताऊं। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं, CuSO4। इसे नीला थोथा कहा जाता है, नीला थोथा, और यह एक प्रकार का कीटनाशी होता है। ठीक। पेंसिलिन, पेंसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है, प्रतिजैविक दवा है। और पेंसिलिन जो थी ये विश्व की पहली एंटीबायोटिक थी, प्रथम एंटीबायोटिक दवा है, एंटीबायोटिक दवा। और इसका निर्माण किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक भैया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसका निर्माण? पेंसिलिन। पेंसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, यानी पहली एंटीबायोटिक है। यूरिया एक प्रकार की उर्वरक है। और यूरिया के ऊपर एक क्वेश्चन ये है कि प्रयोगशाला में तैयार किया हुआ प्रथम कार्बनिक यौगिक है। प्रथम कार्बनिक यौगिक, सब आए हुए क्वेश्चन हैं। और यूरिया की खोज किसने की थी? तो बोहलर ने की थी। किसने की थी? तो बोहलर ने की थी। ठीक भैया। मैलाथियान क्या है? मैलाथियान एक फंगस नाशी है। फंगस नाशी का मतलब ये हुआ कि जो कवक होते हैं, फफूंदी होती है, उसको नष्ट कर देता है। अब समझ में आ गया खूब? ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता। तो सबसे पहले एक बात समझें, ये स्थिरीकरण क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए, कोई भी पौधा है, वो पौधा जो है वायुमंडल की डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकता। पौधे नाइट्रोजन का यूज कैसे करते हैं? पौधे की जो जड़ें होती हैं, जड़ें, तो इनकी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है। वो जीवाणु क्या करता है? जो भूमि में नाइट्रोजन है, भूमि में नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। किस में बदलता है? नाइट्रेट में बदलता है। और तब पौधे इस नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं। यानी पौधे जो है भूमि में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। ये काम कौन करता है? एक जीवाणु करता है। और इसी जीवाणु को बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। देखिए कौन कौन से हैं। राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। ये दलहनी फसलों में पाया जाता है, दलहनी। ठीक। एनावीना, और इसके साथ एक नाम और लिख दें, नॉन स्टॉक। ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है और ये धान के खेत में पाया जाता है। एजोटोबैक्टर, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है और ये अन्य फसलें, आलू, गोभी, सब में मान लो, सभी में पाया जाता है। तो ये तो तीनों हो गए कौन से? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। एगेरिकस कोई जीवाणु नहीं है। एगेरिकस बोलते हैं मशरूम को। मशरूम जानते हो? मशरूम खाई जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये भैया खाने वाली वस्तु है। और ये 3 जीवाणु थे, A, C, D। क्वेश्चन नंबर 11 कि काकोरी ट्रेन कांड किस संगठन द्वारा अंजाम दिया गया था? काकोरी ट्रेन कांड को अंजाम किसने दिया था? तो सबसे पहले काकोरी ट्रेन कांड समझते हैं। क्या है घटना? बात है 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन लखनऊ से काकोरी यानी सहारनपुर जा रही थी। काकोरी लिख दो चाहे सहारनपुर, बात एक ही है। ठीक। ट्रेन का नाम था 8 डाउन्स ट्रेन्स। और इस ट्रेन में अंग्रेजों के थे हथियार। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक पार्टी थी और इस पार्टी के सदस्यों ने इस ट्रेन से हथियार लूट लिए। जब ये हथियार लूट लिए तो 4 लोग गिरफ्तार हुए। उन चारों को फांसी दे दी गई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी
और एक व्यक्ति और था ठाकुर रोशन सिंह। 4 लोगों को फांसी दी गई। इस घटना को अंजाम दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने और इसकी स्थापना पार्टी की 1924 कानपुर में हुई थी। बाद में इसी पार्टी को नाम बदल दिया जाता है और 1928 में इस पार्टी का नाम हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया जाता है। और 1928 में काम कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। यह काम कौन करता है? भगत सिंह करता है। तो दोनों पार्टियां अलग अलग हैं। पहले बनी थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 कानपुर में और बाद में 1928 में इसी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया भगत सिंह ने। अगला 12, अतिवादी लोकतंत्र दल यानी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? अतिवादी लोकतंत्र दल या रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताइए। नहीं, इसका आंसर होगा एम.एन. राय। एम.एन. राय ने अतिवादी लोकतंत्र दल की स्थापना की थी और एम.एन. राय ने ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना की थी, याद रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। ठीक, तो इसका आंसर होगा एम.एन. राय। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुई थी? बहुत फेमस क्वेश्चन है। श्रीरंगपट्टनम की संधि बताइए। देखिए, ऐसा है, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। 1792 में। और इस संधि का लफड़ा क्या था कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। आंग्ल मैसूर का मतलब ये हुआ अंग्रेजों और मैसूर के बीच में। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ को समाप्त करने के लिए, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में 1792 में एक समझौता होता है और इस समझौता को ही श्रीरंगपट्टनम की संधि कहा जाता है। यह घटना 1792 में होती है और इस समझौते के बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त कर दिया जाता है। 14, ब्रिटिश सरकार की कुशल अकर्मण्यता नीति का संबंध निम्न में से किस देश से है? ब्रिटिश सरकार की कुशल अकर्मण्यता नीति। एक कुशल अकर्मण्यता नीति को हम लोग कई नाम से जानते हैं। इसको अहस्तक्षेप नीति भी कहते हैं। अहस्तक्षेप नीति, चालाकपूर्ण नीति, चालाकपूर्ण नीति कई नामों से जाना जाता है। ये है क्या, पहले इस बात को समझें। ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि हम अफगानिस्तान पर कब्जा कर लें और अफगानिस्तान जो था उस पर थोड़ा रुतबा जो था वो रूस का था। अब ब्रिटिश सरकार यदि अफगानिस्तान पर कब्जा करती तो रूस भारत पर हमला कर देता। तो उसने सोचा कि हम रूस से दुश्मनी क्यों लें। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हम अफगानिस्तान पर कुछ हमला करेंगे तो रूस अफगानिस्तान की मदद करेगा, हम पर हमला कर देगा। तो उसने सोचा कि ऐसा करो, अभी अफगानिस्तान पर हमला ना करो, पहले इनसे दोस्ती कर लो और दोस्ती करने के बाद धीमे से इनके हिस्से को कब्जा लेंगे। इसी नीति को बोलते हैं हस्तक्षेप नीति, चालाकपूर्ण नीति या कुशल अकर्मण्यता नीति। और इस नीति को अपनाया था एक भारतीय गवर्नर था जिसका नाम था सर जॉन लॉरेंस और उधर थे शेर अली। अफगानी व्यक्ति था जिसका नाम था, शासक था शेर अली। इन दोनों आपस में समझौता कर लिया और सर जॉन लॉरेंस ने कहा कि हम अफगानिस्तान के किसी भी मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक, ये चालाकी अपनाई क्योंकि इसके माध्यम से हम अफगानिस्तान की स्थिति को समझ लेंगे, फिर बाद में अपना कब्जा कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 15, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 बताइए भैया। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रीडिंग और चौथा ऑप्शन दिए ही नहीं तो चौथा ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं यहाँ से, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव।
पहले समझ लें कि श्वेत विद्रोह का मतलब है अंग्रेज सैनिकों द्वारा खुदाई विद्रोह, क्योंकि अंग्रेज सफ़ेद थे, भूरे थे। ऐसा था, एक नियम आया था कि कोई भी अंग्रेज सैनिक जो है ना वो तो किसी भारतीय से उपहार ले सकता है, और उनके लिए जो दोहरा वेतन था वो भी बंद कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ था कि भैया अंग्रेज सैनिक जो थे वो नाराज हो गए, और नाराज होने के बाद उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इसी को श्वेत विद्रोह कहा जाता है, और श्वेत विद्रोह हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। अबे यार, रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में अंग्रेज सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह श्वेत विद्रोह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है? मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो मस्तिष्क का एक भाग होता है, तो कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है? रक्तदाब का नियंत्रण करना, पढ़ लो तब तक पानी पीना। रक्तदाब का नियंत्रण करना, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करना। पहले मैं एक बात बता दूं, जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है ये क्या करता है, शरीर में जितनी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उसको कंट्रोल में रख करता है। किन क्रियाओं को? अनैच्छिक क्रियाओं को। अब जरा सुनो, रक्तदाब का नियंत्रण करना एक अनैच्छिक क्रिया, रक्तदाब को अपने हाथ से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये सही है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना ये भी अनैच्छिक क्रिया है, ये भी मेडुला ऑब्लांगेटा करेगा। शरीर में तमाम उपापचयी क्रियाएं बनना बिगड़ना होता रहता है, इसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये भी मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा होगा। पेशियों का सिकुड़ना फैलना या पेशियों पर संकुचन करना, ये आप नियंत्रण कर सकते हो, ये आपके हाथ में कि जब इच्छा हुई हाथ फैलाएंगे, जब इच्छा हुई हाथ सिकोड़ लेंगे, तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा नहीं करता है। ये कार्य कौन करता है? जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं वो सेरिबेलम करता है। कौन करता है? सेरिबेलम। तुम इतना याद रखना कि अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा, और ऐच्छिक क्रियाएं हैं हाथ पैर का चलना, पेशियों का सिकुड़ना फैलना, ये मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है, सेरिबेलम द्वारा संचालित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 कि जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? बताओ भैया, म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन, रेकॉन या जीकॉन? तो जीन की कार्यात्मक इकाई है भैया वो सिस्ट्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? सिस्ट्रॉन। और सिस्ट्रॉन क्या करता है? जीन के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, सिस्ट्रॉन क्या करता है? जीन के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इस सिस्ट्रॉन को जीन की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। ये डीएनए का एक हिस्सा होता है। कौन? सिस्ट्रॉन, या जीन का एक खंड होता है। स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनता है, यानी जब स्तनधारी भ्रूणावस्था में होते हैं, भ्रूणावस्था कह दें या गर्भावस्था में होते हैं, तब आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? देखिए, आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और जब व्यक्ति गर्भावस्था में होता है, भ्रूणावस्था में होता है, तो उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में होता है, यकृत में होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम बड़े हो जाते हैं, तब आरबीसी का निर्माण लीवर में नहीं होता है, तब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। ठीक, प्लीहा लीवर का ही एक हिस्सा है, समझ गए? तो जब तक हम गर्भावस्था में हैं तब तक आरबीसी बनेगी यकृत में, और उसके बाद जब हम बड़े हो जाएंगे 8-9 साल के बाद, तो आरबीसी बनती है अस्थि मज्जा में। ठीक है, उनकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा या लीवर में। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन होता है, इससे ज़्यादा आरबीसी जिंदा नहीं रह सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता है? बताओ भैया, कौन सा हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता है? मानव वृद्धि हार्मोन्स, यानी वृद्धि जनित हार्मोन्स जो है, जो शरीर की लंबाई बढ़ाता है, वो भैया कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। आंसर सही है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है कि थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थायराइड ग्रंथि होती है ये वाली, इस ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, तो ये भी निकलता है।
प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो है मादा हार्मोन्स है। इससे क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं उनके स्तन की वृद्धि करना या दुग्ध स्रावित करने वाला हार्मोन्स होता है कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। लेकिन कैल्सिटोनिन हार्मोन्स जो है वो पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता है। वो ध्यान रखना, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स जो है वो थायराइड ग्रंथि की, जो थायराइड ग्रंथि होती हैं उनकी सी कोशिकाओं से निकलता है, सी सेल से निकलता है। कौन सा हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स। और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स कैल्शियम को नियंत्रण में करता है। ठीक, तो समझ में आ गया। वृद्धि वाला, थायराइड वाला और प्रोलैक्टिन ये है पीयूष ग्रंथि से, और कैल्सिटोनिन जो है थायराइड ग्रंथि की सी कोशिका से निकलता है। 20, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। ठीक भैया बताओ। कार्बन तो भैया सूक्ष्म नहीं है, ऑक्सीजन तो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, नाइट्रोजन भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। बिना नाइट्रोजन के पौधों की वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि ये पौधों की क्या करता है, वृद्धि करता है। बोरान जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व। और पौधों में बोरान का कार्य क्या होता है इसका समझ लें, ऊतक का विकास करना, ऊतक का विकास करना ये बोरान का कार्य होता है। तो ये भैया सूक्ष्म पोषक तत्व आएगा, लेकिन ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक। 21, शरीर की विभिन्न ग्रंथियां या विभिन्न अंग किस ऊतक के बने होते हैं, या विभिन्न अंगों के ऊपर जो परत चढ़ी होती है वो किस ऊतक की होती है। तो हमारे शरीर में जो विभिन्न ग्रंथियां हैं या विभिन्न प्रकार के अंग जो हैं वो, या त्वचा जो हमारी है एक कवच के द्वारा कवर है, और ये सब बने होते हैं उपकला ऊतक से। उपकला ऊतक को एपिथीलियम ऊतक कहते हैं, एपिथीलियम ऊतक। और एपिथीलियम ऊतक के बारे में और जान लो, हमारी त्वचा के ऊपर जो चमड़ी है वो एपिथीलियम ऊतक की है। हमारे शरीर के तमाम अंग जो ढके हैं वो एपिथीलियम ऊतक से ढके हैं, और इसी को उपकला ऊतक भी कहा जाता है। अधिकांश अंग इसी के बने होते हैं। 22, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य अंग, जनन अंग कहा जाता है। तो मुख्य जनन अंग जो है वो डिंडवाहिनी नलिका है। क्या है भैया, डिंडवाहिनी नलिका। और डिंडवाहिनी नलिका को फैलोपियन लूप भी कहते हैं, या फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये नलिका जो होती है ये अंडाशय से गर्भाशय तक फैली होती है। ठीक भाई। और इसी नलिका में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है। तो फैलोपियन नलिका जो है वो हिंदी में डिंडवाहिनी नलिका कहलाती है, और यह मादा का मुख्य जनन तंत्र है। यह अंडाशय से गर्भाशय तक फैली होती है, और इसी में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है। 23, पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है, बताइए। सबसे शुष्क मरुस्थल जो है वो अटाकामा मरुस्थल है, जो चिली देश में है। कालाहारी मरुस्थल जो है वो अफ्रीका में है। ठीक भैया, यह उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। मोजावे मरुस्थल अमेरिका में है, और सिम्पसन और गिब्सन मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। लेकिन इस प्रश्न का आंसर होगा सबसे शुष्क मरुस्थल, तो अटाकामा मरुस्थल चिली देश में स्थित है। कालाहारी उत्तरी अफ्रीका में, मोजावे अमेरिका में, और सिम्पसन मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। 24, स्टेट ऑफ जोहोर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है। स्टेट ऑफ जोहोर को हम जलसंधि भी कह सकते हैं, और ये जलसंधि जो है स्टेट जलसंधि वो किन दो देशों के बीच में पाई जाती है। तो स्टेट ऑफ जोहार जलसंधि सिंगापुर और मलेशिया के बीच में पाई जाती है, सिंगापुर और मलेशिया के बीच में। क्लियर। अगला, इरला जनजाति भारत के किस राज्य में है, क्वेश्चन नंबर 25। इरला जनजाति जो है तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या नागालैंड। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की प्रमुख जनजाति है जिसका नाम है इरला जनजाति, इरला जनजाति। इसकी कोई व्याख्या नहीं करेंगे, सीधा है।
नाजका प्लेट किस देश के बीच स्थित है, या किनके किनके बीच में स्थित है नाजका प्लेट? बताओ भैया, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर, या उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर? देखिए मैं बता दूं, एक है दक्षिण अमेरिका और एक है प्रशांत महासागर। तो इनके बीच में जो स्पेस जैसा है, एक जगह जैसी पड़ती है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर बीच में जगह पड़ती है, और उसी जगह को हम लोग नाजका प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाजका प्लेट कहते हैं। 27, भारत का निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग दिया गया? जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक संकेतक। ठीक, भौगोलिक संकेतक, यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस होती है तो उसको जीआई टैग देते हैं। जीआई टैग देने से वो वस्तु जो है वो फेमस हो जाती है, उसमें व्यापार बढ़ जाता है। तो सबसे पहले दिया गया था दार्जिलिंग की चाय, और दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। सबसे पहले जीआई टैग इसी वस्तु को दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय। ये इंडियन रबर बासमती चावल बाद में है, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले दिया गया था जीआई टैग, यानी भौगोलिक संकेतक। बहुत लंबा वीडियो बन रहा है आज। भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला नहीं होना चाहिए, हेमेटाइट लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? बताइए भैया, हेमेटाइट नामक लौह अयस्क, क्योंकि हेमेटाइट जो है वो लौह अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये 3 लौह अयस्क हैं। तो सर्वाधिक हेमेटाइट पाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। चलो भैया अगला क्वेश्चन पढ़ो, तब तक पानी पिए। भारत में किस प्रकार की चट्टानों में हीरा पाया जाता है? बताओ। किस प्रकार की चट्टान में हीरा है? आर्कीन चट्टानें, विंध्याचल चट्टानें, कुडप्पा चट्टानें, या धारवाड़? देखिए, भारत में जो हीरा पाया जाता है वो विंध्याचल, यानी विंध्यन कह दें या विंध्याचल चट्टानें कह दें, उन्हीं में हीरा पाया जाता है। क्लियर है भाई? और हीरा जो निकलता है वो किम्बरलाइट, किम्बरलाइट नामक अयस्क से निकलता है। किम्बरलाइट, अगर आपसे पूछा जाए कि किम्बरलाइट किसका अयस्क है तो हीरे का अयस्क है, और यहाँ से निकलता है हीरा। किन चट्टानों में? विंध्यन चट्टानों में। धारवाड़ का पठार जो है मेरे भाई वो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक, और यहाँ से हीरा ना निकलकर लौह अयस्क निकाला जाता है। लौह अयस्क क्या निकाला जाता है? लौह अयस्क निकाला जाता है। 30, गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, तो वो समान सहमति निम्नलिखित में से कौन सी है? जो मार्क्सवादी थे, जो गांधीवादी विचारधारा है, उनके बीच में एक समान सहमति पाई जाती है। एक बात पर दोनों लोग सहमत हैं, वो बात कौन सी है? निजी संपत्ति की समाप्ति, गलत है। आर्थिक नियतिवाद, गलत है। वर्ग संघर्ष, गलत है। इसका आंसर होगा पहला, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज। ठीक, राजविहीन समाज का मतलब होता है जो किसी राज द्वारा शासित ना हो, यानी ऐसा समाज जो किसी राज द्वारा शासित ना हो कि राज ने जो नियम बना दिए बिल्कुल उसी के अधीन चलेंगे, कुछ अपनी भी परंपराएं फॉलो करनी है, वरना गुलाम बन जाओगे। कि एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज की कल्पना गांधीवादी ने भी की थी और मार्क्सवादी ने भी की थी। तो 30 का आंसर होगा ए। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी बताइए भैया। सतपुड़ा पर्वत जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ी, और यहीं से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है। ठीक, गुरु शिखर जो है वो माउंट आबू राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि धूपगढ़ी जो है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, जो मध्य प्रदेश में यहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। क्लियर है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश को उड़ीसा से अलग करती हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा पर हैं, और पंचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाओ कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल
1935 को हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, किस आयोग की सिफारिश पर? हिल्टन आयोग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है भैया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंकों का बैंकर कहलाता है। बैंकों का बैंकर किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। तो थकान जैसी लगने लगी यार। 33, यदि केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंकें जो हैं, बड़ी बड़ी बैंकें हैं, बैंक द्वारा रेपो दर में, रेपो दर जानते हैं? रेपो दर वो होता है कि जिस दर पर हम रुपया उधार देते हैं, बैंकें जिस दर पर ग्राहकों को रुपया उधार देती हैं वो रेपो रेट कहलाती है। तो रेपो रेट में अगर वृद्धि की जाए तो क्या होगा? मुद्रा प्रसार में वृद्धि होगी कि मुद्रा प्रसार में कमी आएगी? अगर हम बैंक में इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, बैंक अपना इंटरेस्ट बढ़ा देगी, तो सीधी सी बात है मुद्रा के प्रसार में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। मुद्रा के प्रसार में क्या आ जाएगी? कमी। प्रत्यक्ष कर का संबंध निम्न में से किससे है? कौन सा कर इनमें से प्रत्यक्ष कर है? देखिए, सेवा कर जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है, वो अप्रत्यक्ष कर है, केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। विक्रय कर जीएसटी मान लो एक प्रकार से, ये भी अप्रत्यक्ष कर है, ये भी केंद्र सरकार द्वारा वसूलते हैं। उत्पाद कर भी केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है, ये भी भैया प्रत्यक्ष कर नहीं है। लेकिन आय कर जो है, इनकम टैक्स जो है वो प्रत्यक्ष कर है। ठीक भैया, कौन सा है? प्रत्यक्ष कर। इनकम टैक्स डायरेक्ट लगता है, तुम्हारे पास नोटिस आता है, तुमको पता चल जाता है कि 1 लाख पे हमसे 8% 9% लग गया, दिखाई पड़ता है। तो जो दिखाई पड़े, समझ में आए, वो प्रत्यक्ष कर, और जो ना समझ में आए, चूना लग जाए, वो प्रत्यक्ष कर। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है? इसके माध्यम, जैसे मान लीजिए हम जहाँ रहते हैं, हम कन्नौज में रहते हैं, हमने कन्नौज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया। उसमें क्या होगा? तमाम औद्योगिक फैक्ट्रियाँ लगेंगी, तमाम उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं। तो पहला औद्योगिक क्षेत्र जो था वो कांडला था। कांडला गुजरात में पड़ता है, कांडला नाम से एक बंदरगाह भी है। ठीक, और इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल सन 2000 से। 1 अप्रैल सन 2000 से सेज अगर कोई क्षेत्र घोषित हो जाता है तो वहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। 36, कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? आपको मालूम होगा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं? टोटल 5। कितने हैं? 5। अमेरिका तो भाई सबको मालूम है, अमेरिका, फ्रांस है, रूस है, लेकिन जर्मनी नहीं है भैया। जर्मनी कोई आपका वो नहीं, वीटो पावर इसके पास नहीं, स्थायी सदस्य नहीं है। अभी भारत को भी स्थायी सदस्यता नहीं मिली है, क्योंकि भारत बार बार मांग रहा है। अब यहाँ पर कौन है? चीन और है। ठीक भैया, और आपका चीन हुआ, अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ और रूस है। अब एक याद नहीं आ रहा, भूल गए। अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस, ये सब आपके कौन से देश हैं? स्थायी देश हैं। लेकिन आपका जर्मनी जो है वो स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं है। मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा बताइए। मुखौटा बिल्कुल सही है। मुखौटा जो है वो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है? लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। 38, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए दोनों सदनों द्वारा कौन सा बहुमत पारित किया जाता है? जैसे हमें वित्तीय आपातकाल लगाना है, वित्तीय आपातकाल और वित्तीय आपदा का प्रस्ताव जो है, विचार जो है, हमने अमेरिका से लिया है। अगर हमें वित्तीय आपदा लगानी है तो वो आपदा किस बहुमत द्वारा पारित होगी? तो ध्यान रखना, साधारण बहुमत से। धन विधेयक किससे पेश किए जाते हैं? साधारण बहुमत से। वित्त विधेयक किससे पेश किए जाते हैं? साधारण बहुमत से। ठीक, साधारण बहुमत उसे कहते हैं कि जो सदस्य हैं उनमें से 50% से अधिक सदस्यों ने कोई बिल अगर पारित कर दिया तो वो साधारण बहुमत होता है। वही बिल अगर 2/3 बहुमत से पारित होता है तो विशेष बहुमत कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हमें वित्तीय आपातकाल लगानी है, ठीक भैया, वित्तीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 360 में है और अभी एक बार भी नहीं लगा है, तो हमको कौन सा बहुमत पारित करना पड़ेगा? साधारण बहुमत। ठीक।
वीटो शक्ति का प्रयोग, कौन सी वीटो शक्ति का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? कौन सी वीटो शक्ति? वीटो पावर, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, तो इनमें से कौन सी वीटो पावर का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता? देखिए सुनिए, आंतरिक वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, पॉकेट वीटो का प्रयोग आपको मालूम होगा, भारत के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह, और इन्होंने एक डाक संशोधन विधेयक आया था, उस पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। लेकिन विशेषित वीटो का अधिकार जो है भारत में नहीं है, यह अधिकार अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। इसमें क्या होता है कि कोई बिल आया और अगर राष्ट्रपति ने मना कर दिया अमेरिका के, तो वो बिल वो जब तक चाहे तब तक पारित नहीं होने देगा, वो जब तक चाहे। ये होता है विशेषित वीटो। लेकिन भारत में ऐसा नियम नहीं है। भारत में ऐसा कि संसद ने कोई नियम पारित कर दिया है तो राष्ट्रपति को भी पारित करना पड़ेगा। अमेरिका जैसा नहीं है। वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए? वित्त विधेयक देखिए पहले समझिए, वित्त विधेयक को हम धन विधेयक भी कहते हैं, और धन विधेयक वित्त विधेयक जो है संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा में पेश किए जाते हैं। ध्यान रखना, कोई भी धन विधेयक हो वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन जितने भी धन विधेयक या वित्त विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर लोकसभा में पेश किए जाते हैं, और जिस दिन पेश किए जाते हैं उसके 75 दिन के भीतर इनको प्रभावी होना चाहिए। कितने दिन के भीतर? 75 डेज के भीतर। 41, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों तथा विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है? बताइए, भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब है विधि के समक्ष समानता का मतलब ये हुआ कि कानून के समक्ष विश्व भर का नागरिक समान ही रहेगा, चाहे तुम भारतीय हो चाहे ना हो, लेकिन भारतीय कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद 14 जो है वो भारतीयों पर भी लागू होता है और हर विदेशी के लिए, दोनों के लिए समान रहेगा, कोई डिस्काउंट नहीं। किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी? चुनावी खर्च के सरकारी निधियन का मतलब ये होता है कि एक समिति थी जिनका नाम था इंद्रजीत गुप्ता समिति, और इन्होंने कहा था जो मान्यता प्राप्त दल हैं उनका वित्त पोषण सरकार द्वारा किया जाए, उनको आर्थिक मदद सरकार दे। ये इंद्रजीत गुप्ता की सिफारिश थी। अब हम बात करते करके समिति की। दिनेश गोस्वामी समिति बहुत फेमस है। इसी समिति ने कहा था कि एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन ऐसी इनकी बात मानी किसने? एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ेगा, ये दिनेश गोस्वामी समिति थी। ये भी चुनाव सुधार से संबंधित थी। तारकुंडे समिति की सिफारिश पर ही तारकुंडे समिति ने कहा था कि मतदान की उम्र पहले कितनी थी? 21 साल, और इसने ही कहा था कि मतदान की उम्र 21 साल के घटाकर कितनी कर दो? 18 साल का व्यक्ति वोट दे सके, ये तारकुंडे समिति ने कहा था। बोहरा समिति का संबंध था 1993 में जो मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, उस समिति का संबंध, उसकी जांच के लिए बोहरा समिति बनी थी। सरकारी चुनावी खर्च के लिए इंद्रजीत गुप्ता समिति बनी थी। एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ेगा, दिनेश गोस्वामी समिति, और मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दो, तारकुंडे समिति। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, ठीक, उसका कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तुम 6 साल काट लो या 65 वर्ष काट लो, उसके बाद रिटायर हो जाओगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। उफ राम, लास्ट क्वेश्चन वीडियो का। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण, यानी बौद्ध धर्म में जो संघ चलता है उसके नियम तथा आचरण किस पुस्तक में लिखे हैं? तो इसका आंसर होगा विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचरण और उनके नियम लिखे हैं। सुत्ति पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश लिखे गए, ठीक, उपदेश लिखे गए।
और अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध दर्शन लिखे हैं, क्या लिखे हैं? बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत लिखे हैं। ठीक भैया। तो विनय पिटक में संघ के नियम लिखे तथा आचरण लिखे हैं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश लिखे हैं। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन और सिद्धांत लिखे हैं। वीडियो को भैया शेयर कर देना। अब हम गए थक।